वेलकम टू ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और बनाएंगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पिछले एग्जाम में ग्रुप डी का। आइए हम लोग चेक करते हैं। बोला पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रेडॉक्स अभी होता क्या है? रेडॉक्स को हम लोग अवकरण भी बोलते हैं। अवकरण अभिक्रिया, जिससे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आंसर हम लोग देख रहे हैं ZnO प्लस सी, यहाँ पर Zn प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl, तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस 4। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, एक ये इक्वेशन दे दिया है और एक ये इक्वेशन दे दिया और ये बोला वन ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सबका हम लोग देख लेते हैं कौन कौन अभिक्रिया। ये तो डबल डबल रिफ्लेक्शन, ये जो है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोला रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें देखिए ऑक्सीजन सब जा रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन निकल रहा है, इससे भी ऑक्सीजन निकल रहा है, लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये सही, यानी ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। तो ये नहीं है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। अब कार्बन कार्बन कितनी है, तो ए 3 1 4 2, तो कितनी है, 2 है, कितने 2। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अच्छा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है क्या होता है, C6 होता है, सी का जो होता है 6 होता है। तो इसका जो हम लोग देखते हैं कितना होता है, 1s², 2s² और 2s² और 2 p। तो इसका जो होता है कितना होता है, 2s², यहाँ तो कितना होता है, 2 तक। ठीक, कार्बन इलेक्ट्रॉन विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 6 होता है, तो 2 और 4। तो हम लोग क्या करते हैं, कितना हो गया इसका आंसर, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड CC बंद और डाइजेस्ट CH बंद होते हैं, जो प्रकार कुल डाइजेस्ट सहसंयोगी बंद होते हैं, तो क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर, तो 6 क्या होते हैं, 6 जो होते हैं CC बंद होते हैं, 6 जो होते हैं CC बंद होते हैं, 12 CH बंद होते हैं, और इस प्रकार कुल कितना होता है, 18 सहसंयोगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए C6H12। अब एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी F के पदों में डाइजेस के बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि फोकस दूरी, और अब जैसे हम लोग मानते हैं यहाँ पर एक लगा हुआ है एक दर्पण, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, फोकस हमारे, तो यहाँ पर हो गया सेंटर और यहाँ फोकस, और यहाँ पे तो ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं F। तो ये कितना हो जाता है, बोलता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी F के डाइजेस के बराबर होती है। तो कितने के बराबर होती है, 2F के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, 2F, यानी कि फोकस त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या जो होती है r वो 2 इंटू फोकस दूरी के बराबर होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, कुछ कुछ पॉइंट है जो दिखा देते हैं हम लोग। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f क्या हो गया, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है f वो होती है धनात्मक। कहते हैं धनात्मक। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया। फिर जाके कुछ हो गया अवतल दर्पण और अपदर्पण में गुण क्या है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के गुण क्या क्या है। तो पहला ये क्या होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा या बराबर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बराबर होते हैं। उसके बाद ये जो है कभी नहीं, अवतल दर्पण जो होता है कभी नहीं बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। ये हो गया। आभासी ये जो होता है ये कभी भी वास्तविक, ये कभी नहीं बनता है वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण। ठीक। दूसरा बात उसमें क्या है कि आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक। ये वस्तु से, इसका जो आभासी प्रतिबिंब ये वस्तु से छोटा बनाता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु से बड़ा बनाता है, ये उससे छोटा बनाता है। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, तो पहले ही दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नांकित चित्रों में से 3 प्रतिरोध दिया हुआ है। R1, R2, R3 का 1 से 1 और IV ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2 और R3 के बीच सही संबंध है। कौन सा सही संबंध है। तो ओम के नियम से क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि ओम के नियम से प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, R बराबर V/I, यानी कि V/I, यानी कि V जो हो गया वोल्ट अपॉन I जो हो गया एम्पियर। ये हो गया। तो VI जो है, ढलान जो है VI इस ग्राफ से जिसकी ढाल tan थीटा अधिक प्रतिरोध होता है, तो हम लोग क्या, इसका आंसर कौन हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा R3 हो जाएगा, उससे R1 हो जाएगा, फिर R2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। जिसका ढलान सबसे कम होगा, जैसे इसमें सबसे कम प्रतिरोध होगा, तो R2 है, R2 का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, सबसे कम है, अतः इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, यानी कि प्रतिरोध सबसे, ढलान कम है तो प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध होगा। और R3 का ढलान सबसे अधिक है, इसका प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब सीरीज में है तो R1 प्लस R2 बराबर, यदि मान यदि देगा तो उसका भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, ये होता है सीरीज में
प्लस R3 ऐसे करके, और सीरीज ये हो गया सीरीज, यदि पैरेलल में तो R1 बाई V1 बाई R1 R2 करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव पाथ ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, विभव पाथ। तो विभव पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध दिया गया। विभव पाथ क्या निकालना है, विभव पाथ। विभव पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिया गया प्रतिरोध, दिया गया प्रतिरोध गुना गुना विद्युत बल, विद्युत वाहक बल, वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कितना दिया हुआ ये विद्युत वाहक, ये दिया है 4 गुना 5 बटे टोटल कितना हो गया 10। यहाँ पे R1 R2 कितना हो गया, R1 प्लस R2 जो हो गया वो कितना हो गया 4 प्लस 6 10, तो हो गया 10। अब वोल्ट कितना का लग रहा है, वह विद्युत विभाग वोल्ट 5 का लग रहा है, 5 का, तो 5, तो ये कट के आ जाएगा कितना, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार यानी कि 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। तो विद्युत वाहक बल देता है दिया गया प्रतिरोध गुना विद्युत वाहक बल बटे कुल, दिया गया प्रतिरोध कितना है 4, अब विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ 5, और टोटल कुल प्रतिरोध कितना रहा 10। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनकरण कर होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण की जाती है तो मुख्य उत्पाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला जो होता है वो होता है कैल्शियम, इसका CaOH2 प्लस Cl2, अब बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O, ये हो गया। अब कैल्शियम, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ये कैल्शियम का प्रचलित, इसका जो प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम जो है बोलते हैं विरंजक, विरंजक चूर्ण प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण तनु ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइपोक्लोर HOCl अम्ल का निर्माण करता है, यह अवघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, यानी कि ये जो है, तो ये जो विरंजक, इसका उपयोग क्या क्या है विरंजक चूर्ण का, इसका उपयोग विरंजन चूर्ण का उपयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में। दूसरा इसका हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, तथा चीनी को, चीनी को सफेद करने में, फिर क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण करने में, और चौथा जो है उनको सिकुड़ने से बचाने को, उनको सिकुड़ने से बचाने में इसका उपयोग करते हैं। तो इतना काम करते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। निर्जल, पहला कथन 1, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। यानी कि बोला है कथन 1 कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड के अग्निशामकों में किया जाता है,
कथन टू बोला है निर्जल सोडियम कार्बोनेट के जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है दोनों ही कथन टू जो है सत्य है, कथन टू जो है क्या है, असत्य है। कथन टू सत्य है, कथन वन क्या है, असत्य है। यानी कि ये तो सत्य है, ठीक है, लेकिन ये गलत बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधा में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो कौन सा भाग होता है जो पौधा में गैसीय विनिमय में सहायक होता है, यानी गैस को बनाने में सहायक होता है? तो वो है रंध्र। रंध्र रंध्र भाग जो होता है पौधा में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें ही रंध्र कहा जाता है। ये जो होता है पत्ते में या छोटे छोटे जो छिद्र पाया जाता है उसमें रंध्र कहा जाता है। रंध्र की समस्त कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। ये इसका इसका समस्त कोशिकाएं जीवित कोशिका होती है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया। अब रंध्र इसमें क्या क्या छिपाए जाते हैं, इनमें पाई जाने वाली कोशिका, रंध्र में कौन कौन कोशिका पाई जाती है? पाए जाने वाली कोशिका कौन कौन कोशिका पाई जाती है रंध्र में? तो पहला हो गया हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया प्रोटो जिसको हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, इसको हम लोग जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट, ये सब इसमें पाया जाता है रंध्र में। ठीक, केंद्रक न्यूक्लियस। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करती है। तो ये बल और चुंबकीय क्षेत्र के दिशाओं को निर्गत करती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, वृक्क में मूत्रों के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, निस्संदेह चयनात्मक पुनः अवशोषण निष्कासन। कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देख लेते हैं इसमें। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो गया स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लिब्रो विब्रोक्लोरा, सोलेमोना टाइफी, ई कोलाई कोलिफॉर्म। तो ये है ई कोलाई कोलिफॉर्म जो जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक है। इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? तो वो है मृदु लोहर कोर, कुंडली, चुंबक। बोला तीनों 1 या 3, मृदु लोहर या चुंबक, 1 या 2 मृदु लोहर या कुंडली, केवल 1 मृदु लोहर कोर या केवल 2। ऑप्शन नंबर 4, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल मृदु लोहर कोर जो है वो विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन पाचीकरण की क्रिया के समान होती है? तो वो है पहला ऑप्शन है पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाना,
दूसरा पित्त रस एंजाइमों द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायता करना, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम पर प्रदान किया जाना, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित करना। तो पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना मनुष्य पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया है। जो निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो ये है ए बी और सी डी के द्वारा, ए बी और सी डी के द्वारा। ये वाला हो गया आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। आपतित किरण, निर्गत किरण, ये हो गया। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में, सात रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में जिस रंग का तैलध्य अधिक होगा उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होगा। ठीक, वर्ण विक्षेपण जो होता है वो तैलध्य का अपोजिट होता है। हम लोग ये लिख लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्घ्य का, लैम्डा बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? कौन सा, किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो सल्फर में। किसमें होता है? सल्फर में। किसमें? तो सल्फर में। कितना होता है सल्फर का? बोला सल्फर तल के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। सल्फर एक बहुपरमाणुक तत्व जिसका रंग क्या होता है? पीला होता है। सल्फर एक बहुपरमाणुक, क्या है? बहुपरमाणुक सल्फर एक बहुपरमाणुक तत्व है। क्या है? तत्व है जिसका रंग किसका होता है? जिसका रंग पीला होता है। इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। नेक्स्ट, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? कौन सा कारक है जो वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तो वो है तत्व। कौन कौन दिया है? तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। तो ऑप्शन नंबर ए, तीनों, ये तीनों। कौन कौन सा कौन नियम दिया है? तो निम्न विज्ञान द्वारा वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग नियम का निर्धारण, अलग अलग नियमों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो कौन कौन? पहला डेबोरियन, पहला जो है डेबोनियर, डेबोरिनर जो है वो अष्टक का नियम दिया था, अष्टक का नियम। दूसरा जो है न्यूलैंड, न्यूलैंड जो है वो परमाणु आयतन दिया था, परमाणु आयतन। तीसरा जो है लोथर मेयर जो है वो परमाणु, न्यूलैंड जो दिया था, डोबेरिया जो दिया था
वो दिया था ट्रिक नियम। और न्यूलैंड जो दिया था वो दिया था अष्टक नियम। ये दिया था परमाणु आयतन नियम। मेंडलीव दिया था परमाणु भार। मेंडलीव जो है वो परमाणु भार का नियम दिया था। मोस्ले जो है वो परमाणु संख्या दिया था। परमाणु संख्या का दिया था। तो इतना सारा नियम दिया था जो वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के डाइजस के पदों के बराबर होते हैं। तो वो कितने होते हैं? r/2। कितना होता है? r/2। फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी एवरेज होता है वो r/2 होता है। और दर्पण सूत्र लिखा दिए हैं। आवर्धन एक होता है आवर्धन क्षमता, इसको m से जोइंट करते होता है -v/u या बराबर h1/h0। h प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाता है। और h0 जो है वस्तु की ऊंचाई हो गया, वस्तु की ऊंचाई। तो इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? आगे आवर्धन से क्वेश्चन। तो अभिसारी लेंस में कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस में क्या होता है? U जो होता है नेगेटिव होता है और V जो होता है वो होता है पॉजिटिव। क्या हो गया? और नेगेटिव हो जाता है V। तो यदि V पॉजिटिव है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और यदि V नेगेटिव है तो ये हम लोग यहाँ पता चलेगा कि आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या दिया हुआ है गिवन? क्या क्या दिया हुआ है? U बराबर दे दिया -25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? अब V बराबर दे दिया है आवर्धन 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। निकालना है क्या? M। तो V बाय क्या होता है? V बाय U 30/25। ठीक है, हो जाएगा -6/5। तो -6/5 ऑप्शन नंबर सी। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है? कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कुछ प्रमुख अवक्षेपण अभिक्रिया है, जैसे पहले AgNO3 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड से जब अभिक्रिया करते हैं तो बन जाता है AgCl प्लस KNO3। ठीक, तो ये हो जाएगा Ag प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस एक साथ हो जाएगा और माइनस प्लस एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया का सामान्य अर्थ किसी ठोस का बनना होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का सामान्य मतलब जो होता है, सामान्य मतलब क्या होता है? सामान्य मतलब जो होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया का जो सामान्य मतलब होता है वो किसी ठोस का बनना होता है, किसी
ठोस का बनना, कोई ठोस बन जाएगा। अक्षय विज्ञा का उपयोग क्या-क्या चीज़ में करते हैं हम लोग? वर्णक बनाने में। उपयोग क्या-क्या चीज़ करते हैं इसका हम लोग? उपयोग तो उपयोग क्या-क्या चीज़ में करते हैं? वर तो हम लोग बनाते हैं वर्णक बनाने में पहला, दूसरा जल के उपचार में, जल के उपचार में, ये सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो R तुरंत बताते हैं क्या होता है? रो L अपॉन A, ये ठीक, तो ये हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R बराबर नया मतलब R प्रतिरोध वाले तार की लंबाई L है तथा क्षेत्रफल A है, तो R बराबर हो जाएगा रो अपॉन L अपॉन एरिया। अब इसको 2 बराबर भाग में काटा है, ये हो जाएगा रो L अपॉन 2 गुना 2 भागों पर 2 एरिया हो जाएगा, 2 एरिया हो जाएगा, तो हो जाएगा रो L अपॉन A गुना 1/2, तो हो जाएगा R/2, क्योंकि इतना क्या होता है? इतना बराबर क्या होता है? R होता है, तो R/2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? आयोडीन डाला, पोटैटो जूस है, टर्निंग ब्लू। आयोडीन नीले काले रस में परिवर्तित होता हुआ आलू का रस। तो क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए, आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला, आयोडीन के रस में क्या होता है? ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलाने पर नीली काली हो जाती है। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। जी, आयोडीन के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक, अब आयोडीन में पाया क्या क्या जितने होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।